भाई सभी को राधे राधे। अच्छे से बोलो। कैसा लग रहा है? मेरा नाम डॉक्टर SBS यादव है और मैं आपकी फैकल्टी ऑफ मैथ्स हूँ। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। अब चूंकि 2 3 4 चीज़ें मुझे पहले आपके बारे में जान लेनी है, क्योंकि उनको जान लूंगा तो उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करके और बढ़ाता हुआ ले चलूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो CGL की तैयारी करने आए हैं? जरा प्लीज रेज योर हैंड्स। नहीं समझ आया? नीचे करो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो CGL की तैयारी करने नहीं आए हैं? वो हाथ उठाएं, तब पता चलेगा। मतलब सब आए हैं। ये ठीक रहा ना जानना? ऐसे जान के अच्छा लगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो CHSL की भी तैयारी कर रहे हैं? ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो CPO की भी तैयारी कर रहे हैं? ये भी ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टेनो की भी तैयारी कर रहे हैं? कोई नहीं है। मतलब CHSL। अच्छा, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की कौन कौन कर रहा है? जरा वो भी हाथ उठा ले। वेरी गुड। भाई सुनो ध्यान से पहले सब लोग। अच्छा, जितने लोग ने हाथ उठाया है उन्होंने CGL वाले में भी हाथ उठाया, CHSL वाले में भी उठाया, CPO SI दिल्ली पुलिस में भी उठाया। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इनकी कोई अलग से तैयारी है? तो सबने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्वेश्चन ये है। कोई अलग से तैयारी नहीं है। एक ही बोर्ड कह लो या कमीशन कह लो, एक ही बोर्ड या कमीशन तैयारी करा रहा है। उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, जिसको हम एक्रोनियम में बोल देते हैं SSC। सारे एग्जाम उसी को लेने हैं, सब सिलेबस भी सेम ही है, कंटेंट भी वही पूछना है, एक सिंगल टॉपिक इधर से उधर है नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं? आई थिंक यू मस्ट से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब चाहे कोई भी एग्जाम हो, CGL पढ़ेगा तो उसके कंटाप पे मारेंगे, CHSL आएगा तो उसको भी उधेड़ देंगे, जो भी आएगा उस सारे एग्जाम में बैठेंगे हम लोग। आपको पता है पिछले हफ्ते ही SSC ने अपनी कैलेंडर को जारी कर दिया है, पता होगा आपको। इसका मतलब दिस इज 21 नवंबर। आप ऐसा समझ के चलो कि नवंबर में दिन हमारे पास नहीं है, तो नवंबर को आप लेफ्ट समान के चलिए। दिसंबर, बिल्कुल बेसिक से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। We have complete 9 months. Within 9 months, you can understand all the things about the Staff Selection Commission. Within 9 months, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी, आपके PYQ भी कंप्लीट होंगे। मतलब एक तरह से जिस बच्चे ने आज तक तैयारी में या प्रिपरेशन की पी भी स्टार्ट नहीं की, वो बच्चा इस एग्जाम को बड़े प्यार से हिट मार देगा। तो पहली चीज तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब पेपर 4 महीने बाद है, बच्चा आके खड़ा हो जाता है, यादव सर कुछ भी करिए, तैयारी करवाओ। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई संभावना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बच्चा पढ़ सकता है जिसके पास पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको पता ही नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाउ इज इट पॉसिबल टू हिट द एग्जाम? लेस पॉसिबिलिटी भी नहीं कहूंगा, संभव ही नहीं है। इसका मतलब आप लोग जब आए हैं, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी एज वेल एज योर प्रैक्टिस टू। तो मैं मतलब एक संस्था में टीचर हूं या संस्था के अंदर हूं, इसलिए नहीं कहना चाहता कि आप यहां पर एडमिशन लो।
मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके पास बिल्कुल एक पैकम पैक्स टाइम है। इसका 1 महीना भी अब आप खराब नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं 2-4 दिन इधर घूम लूं, उधर घूम लूं, उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अल्टीमेटली व्हाई वी आर हियर, सारे गांव के बच्चे हैं, छोटे शहर के बच्चे हैं, मुखर्जी नगर में दिल्ली में आए पढ़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आया है, सब आए हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तो हमको वो पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए। हमको कंटेंट की बाल की खाल नहीं निकालनी है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और उसमें हमें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना है। यह बात क्लियर है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो इतना नीट एंड क्लीन, इतना क्रिस्टल क्लियर होगा कि आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी कि ये कहां से सर ने उठा के चिपका दिया। मैं अक्सर बच्चे से कहता हूं कि कम से कम 7 महीने मुझे दे दो, 7 महीने दे दो, नौकरी मैं यहां से गारंटी से दूंगा आपको। अभी हमारे पास 9 महीने हैं पूरे, यानी सितंबर और अक्टूबर तो डेट पड़ी है उसमें। इट मींस आप ये मान के चलो कि सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट होंगे, तो सितंबर को भी जोड़ ले तो 10 महीने हो जाते हैं हमारे पास। जिस बच्चे के मन में है कि मुझको इंस्पेक्टर बनना है, मुझको अपने परिवार के लिए सच में सिलेक्शन लेना है, मैं इस जो आप मेरे सामने बैठे हुए हो, मैं आपको बता दूं जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको मैं कईयों बार हिट कर चुका हूं। मैंने उसकी ज्वाइनिंग भी ली, मैं ज्वाइन भी किया, कुछ दिन तक काम भी किया। कमाल की बात देखो कि जब मैं ज्वाइनिंग लेके जा रहा हूं तो मेरे साथ 39 लोगों की टीम है, उसमें एक मैं हूं, 38 मेरे ही स्टूडेंट हैं। समझ सकते हो? और मेरा महाराष्ट्र एंड दादरा नगर हवेली मेरा स्टेट अलॉट हुआ था और मैं मुंबई में पोस्टेड था। 39 के बैच में 38 मेरे ही बच्चे थे जिनको मैंने यही पढ़ाया। आज मुझे टीचिंग करते हुए 13 वर्ष हो चुके हैं। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगा सकते आप। टीचिंग बहुत समय से कर रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दिन में या 1-2 साल से पढ़ा रहा हूं तो बस आपको, नहीं नहीं नहीं, बहुत समय से पढ़ा रहा हूं और इसी फील्ड में पढ़ा रहा हूं। मैंने हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि ये जो टाइम है अभी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। प्रॉपर डेली क्लास करो, प्रॉपर डेली क्लास करो, डेली नोट्स बनाओ। समय समय पर मैं नोट्स खुद चेक करूंगा। मतलब मैं एक तरह से अपनी फॉर्मेलिटी को निर्वहन नहीं कर रहा। मैं सरकारी आदमी अभी भी हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो भाई मैं तो अपने बच्चों को बच्चों की तरह लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा काम आपको पढ़ाना है और आप चले जाओ अपने रास्ते, मैं चले जाऊं अपने रास्ते। अक्सर बच्चे जो मेरे पुराने वो जानते हैं कि सर ने हमको इतना अधिकार दे रखा है, मैं 2-4 मिनट बात कर सकता हूं, कम से कम मेरे नेचर को तो पकड़ लोगे ना, उससे आप ये भी जज कर पाओगे। देखो डेमो वेमो कुछ नहीं होता, पहले सुन लो ध्यान से। डेमो में मैं 4 टॉपिक रटाऊंगा और यहां बोर्ड पे करा दूंगा और कह दूंगा देखो जादू हो गया। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो तो रटी हुई चीज हो गई। सबसे जरूरी चीज होती है कि टीचर की स्किल क्या है, टीचर चीजें को डिलीवर कैसे कर रहा है, वो है डेमो। तो रटा होना तो यहां संभव ही नहीं है। भाई इतने समय से पढ़ा रहे हैं, उसमें रटना क्या है कि साहब ये मैंने ऐसे कर दिया, ये छुमंतर हो गया, ये भगंतर हो गया, ये नौटंकी होगी, ये हो, कुछ नहीं होना। सीधी सी बात ये है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो और टीचर का सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक हो और टीचर का डिलीवर और स्किल ठीक होनी चाहिए। वो है डेमो सच में। तो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि मैं आपको ऐसे नहीं कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता हूं आपको। क्या आप मेरे छोटे भाई हो? लड़कियों के लिए भी बहन हो, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां कहेंगी भाई को कह दिया, भाई देखो मुझसे कुछ नहीं कहा। आप मेरे बच्चे हो,
तो आपके लिए क्या सही है? आप मेरी डांट भी खाओगे समय समय पर, आपकी कॉपियां चेक करूंगा। एक हफ्ते में किसी बच्चे की कॉपी मंगा ली, 7 बच्चों की मंगा ली, 10 बच्चों की मंगा ली, उनकी चेक कर रहा हूं मैं खुद। उनमें आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हो उसको समझाऊंगा कि ऐसा मत करो, पर मेरे बच्चे नोट्स जरूर ही बनाने हैं। विदाउट नोट्स यू कैन नॉट रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट, सो नोट्स इज कंपल्सरी। एक आपको रजिस्टर लेना है और हार्ड कॉपी बनानी है। चाहे कितने भी आप स्मार्ट हो कि मुझे डिजिटल दुनिया बहुत अच्छी आती है, मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी कर दो, पर आपको नोट्स तैयार करने हैं। एक बात तो यह है, ठीक है। दूसरी बात, क्लास प्रॉपर करनी है। एक भी दिन क्लास नहीं छोड़नी। हम आपको ऑनलाइन एक्सेस भी दे रहे हैं, तो भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक भी दिन क्लास मत छोड़िए, क्योंकि आज का जो समय है ना, वो इतना डिस्ट्रैक्शन वाला है कि आप सब में से, मैं सबकी गारंटी ले रहा हूं, 1 घंटे फोन से अलग नहीं हो सकते तुम। ऐसा लगता है 1 घंटे फोन से अलग हो जाए कि अपने शरीर का कोई हिस्सा कट सा गया है, इतने बंद गए हम चीजों में। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये 3 घंटे की जो आपकी क्लास चलेगी ना, एक ऐसे माहौल में चलेगी जहां पर दूर दूर तक फोन से कोई मतलब नहीं है। सीधा कंटेंट और एटमॉस्फेयर और सारी चीजें उसी हिसाब से चल रही हैं जो दिमाग एक्सेप्ट करता है। पता है सबसे बड़ी चुनौती आजकल क्या है? कैसे इस आदत को हटाया जाए। पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही। ऑनलाइन की दुनिया में हम नंबर 1 हैं पूरे भारत के अंदर। हमारे कहने से भी नहीं है, आप लोग भी जानते हो इस बात को कि इस सेगमेंट के हम टॉपर हैं। ऑफलाइन की दुनिया भी हमने स्टार्ट करी, क्यों कि ऑफलाइन बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी। इससे पहले बैच चल रहा था, उससे पहले बैच चल रहा था, इसके बाद भी बैच चलेगा, आपके बाद भी बैच चलेगा, पूरे दिन पैक रहता है। बच्चों की डिमांड थी तो हमें स्टार्ट करना ही पड़ा, और हमने स्टार्ट किया तो हम उसमें बहुत आगे हैं। हमारे सारे बैच पैक जाते हैं। तो आपके बीच में जो टीचर्स हैं, अगर मैं ये कहूं कि अभी इससे पहले इंद्रजीत शर्मा सर क्लास ले रहे थे, एम आई राइट? वो मुझसे भी सीनियर टीचर है, आप समझ लीजिए। मैं एक अमुक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था उस टाइम पर। अमुक, आई विल नॉट डिस्क्लोज और रिवील द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन बिकॉज दैट इज द वायलेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैं उस टाइम पर किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वो मुझसे पहले पढ़ा रहे थे वो। तो यहां कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, सारे सिलेक्टेड हैं, सारे नौकरियां छोड़ के बैठे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। मतलब वो, मैं इससे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके बीच वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को फाइट किया है। इस कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है। देखो, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में अगर आप जा रहे हो और रास्ते में जाते समय कहां बच्चे को तकलीफ होगी, ये जो मोड़ आ रहे हैं, ये जो आपके पास जिगजैग बन रहा है, अगर टीचर बच्चे के दिल और दिमाग में ये चीज, कब कौन सी चीज कितना आ रही है, कौन सी चीज नहीं आ रही है, अगर टीचर ये नहीं समझ पा रहा तो टीचर नहीं स्किल कर सकता, टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे बच्चे होंगे, तुरंत मैं बताऊंगा तुरंत समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको कुछ नहीं समझ आएगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको अपने साथ लेके चले। जिसको सब समझ में आ रहा है वो तो खुद ही दौड़ेगा। तो मैं मीडियोकर और एवरेज से डाउन बच्चों को टारगेट करके टीचिंग करता हूं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सालों से मैथमेटिक्स देखा ही नहीं होगा। अब वो स्टाफ सिलेक्शन की कमी की तैयारी करने आ गए, और यहां तो मैथ से ही पाला पड़ना है। अब 2 तरीके हैं, या तो बस हाथ मुट्ठी बांधे और भाग जाए, हमें नहीं करनी तैयारी, और या एक है लड़ेंगे भिड़ेंगे, सीना चौड़ा करके खड़े होंगे, और चाहे कितनी भी मेहनत आएगी मेहनत करेंगे, और कंटेंट से डरेंगे नहीं, टीचर ठीक है हमारा। और एक चीज बता दूं आपको, कंपटीशन स्पेशल, इस एग्जाम की बात करूं मैं, सीजीएल की, आप क्या पढ़ के आए हो वो यूज होगा ही नहीं। आप क्या पढ़ के आओगे वो यूज होगा ही नहीं। आपने सबने अलजेब्रा पढ़ा होगा,
आपने सबने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहां जो पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जाएगा जो होगा वहीं का, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होगा कि सर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, इसकी थीम को समझो। दिस इज कंबाइंड एग्जाम, सी फॉर कंबाइंड, कंबाइंड एग्जाम। और कंबाइंड एग्जाम में हर स्ट्रीम का बच्चा आ रहा है, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड का हो, किसी का भी हो, सारा आ रहा है। तो कंबाइंड एग्जाम है। तो आप अगर उसी कंटेंट को पूछ लोगे तो जो बीएससी करके आएगा उसको बेनिफिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बीए वाला तो पिछड़ जाएगा उस चक्कर में। तो इसलिए दिस इज कंबाइंड एग्जाम। रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। हम जिस युद्ध की या जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। आप लोगों ने बहुत सारी, जैसे ज्योमेट्री की बात करते हैं, एक सवाल हमारे बचपन में पढ़ाया जाता है खूब कि सर ये 50 है, बताओ ये कितना होगा। बोलो, कोई ऐसे ही बोल दो, कितना होगा, कितना? अरे कुछ भी बोलो। 100। अच्छा 100। और बोले इसके अलावा कोई है? 100 के अलावा कुछ नहीं बोला किसी ने। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये सर्कल है और ये ट्राइंगल है, ये 50 है, अब बोलो ये कितना है? बोलो बोलो। 100। पक्का? पक्का है? 115? ये वाला 115? अच्छा और बोलो, कोई नहीं, सब कुछ बोलो जो मन में आए। जितनी गलतियां यहां होंगी उतनी एग्जाम में नहीं होंगी, इसलिए यहां करो सारी। और अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ है तुम्हारी झोली में कि नहीं। आपके अभी पैकेट चेक हो रहे हैं। बताओ 115 के अलावा 140। और बोलो। और कोई कुछ कहना चाहता है? 115 हो गया, 120, 130, और भी कुछ बोलो। मेरे बच्चे बात सुन लो, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये 115 होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। 140 होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और हम बचपन से रट के बैठे हैं कि ये 50 तो ये 100 यानी 100। देखो भाई सुन लो, अगर वो ये कह देगा कि यहां पर ये जो पॉइंट है वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी समझना, मैं इतने प्यार से समझाऊंगा चीजें कि आपको ये लगेगा यार ऐसे भी समझ सकते हैं हम। इधर सुनो, अगर इसको कह दे सेंटर ऑफ द सर्कल है ये, तो ये 100 बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और अगर उसने कह दिया ये इन सेंटर है, तो ये 100 गलत हो गया। अगर उसने कहा ये ऑर्थो सेंटर है, तो भी गलत हो गया। अगर इसने कहा ये सेंट्रॉइड है, तो भी गलत हो गया। इसका मतलब हमें बचपन से रटा है कि एक सर्कल खींच दो और ट्रायंगल बना के यू कर दो, ऊपर वाले का दुगना होता है। ये रटा हुआ है बेटा, ये सर्कल है, ये वृत्त। और अगर इसको सेंटर कह देगा तो ये रेडियस हो जाएंगी। फिर वो वाली थ्योरम लग जाएगी, कौन सी वाली? सेंटर और सरकमफ्रेंस वाली, कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मैं आगे इनको जस्टिफाई भी करूंगा क्यों होता है। अब सुनो, अगर मैं इस शब्द को या उसी को किसी को भी कह लो, अगर मैं इसको इन सेंटर कहता हूं तो 115 जिस बच्चे ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर 90 प्लस एंगल a/2 होता है। और अगर किसी ने इसको ऑर्थो सेंटर बोल दिया, ऑर्थो सेंटर, तो यह गलत है, आंसर 130 सही है। और अगर किसी ने इसको सरकम सेंटर सी बोल दिया तो यह 100 फिट ठीक है आपका।
इसका मतलब आप चित्र नहीं बदलेगा, सिर्फ भाषा का एक वर्ड बदलेगा। अगर उसने इसका नाम कुछ ओ दे दिया और कह दिया ओ इन सेंटर है, तो 100 गलत 115 सही। उसने कहा ओ ऑर्थो सेंटर है, तो 115 भी गलत 130 सही। अगर उसने कहा कि ओ सरकम सेंटर है, तो ना 115 सही ना 130 सही, तो फिर 100 ही सही होगा। आप मेरी बात सुन रहे हो? अभी मैं कुछ समझा ही नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको वहां खींच के ला रहा हूं कि एक छोटी सी बात, एक छोटा सा वर्ड अगर आप मिस कर गए तो आंसर तो बदल ही जाएगा और ऑप्शन यही सारे होंगे। इसका मतलब जो भी हम ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं अपने बचपन में, और जो भी अवशेष शेष हैं, हमको नए सिरे से सब कुछ उठाना पड़ेगा। मेरी बात को सुन पा रहे हो? तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि मुझे मैथ में कुछ नहीं आता, मतलब मैं जानता ही नहीं मैथ में कुछ भी। प्लीज ईमानदारी से हाथ उठाओ, क्योंकि मुझे वही सबसे ज्यादा करीब है मेरे, क्योंकि दुनिया में उन दीनहीन दुखियों का कोई नहीं है, फिर मैं हूं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यह लगता है मैथ में कुछ नहीं, मैथ तो सबसे ज्यादा मुझे आता है? वो भी हाथ उठा ले। अरे उठाओ, कम से कम कोई सहयोगी भी तो मिले जो मेरे साथ सहयोग करे कि हाँ सर ठीक है। मतलब बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको मैथ में कुछ आता ही नहीं, जो मैथ से घबराए हुए हैं। तो मैं एक बात का वचन देता हूं आपको, प्रॉमिस करता हूं कि मैथ में कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो तुमको समझ नहीं आएगी और यहां से सीख के नहीं जाओगे। वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। आप जिस एग्जाम की तैयारी के लिए यहां पर आए हो, उसी अभी नवंबर चल रहा है और अगले साल ही इलेक्शन है, तो भैया सरकार को वैकेंसी बम्पर देनी है, जैसा कि पिछली साल दिया था इलेक्शन के टाइम पर। तगड़ी वैकेंसी आनी है, तो भैया पूरी मेहनत से लग जाओ। और इस तरह के ऑफर 5 साल में एक बार ही आते हैं। जैसे पिछली बार आए थे 37,000 वैकेंसी, बीच में पिछली बार रह गई 7,000 वैकेंसी। तो ये कभी कभी लकी ड्रॉ निकल आते हैं। आप लकी ड्रॉ वाले के हिस्सा हो। अगली साल दबा के वैकेंसी आनी है, तो दबा के मेहनत कर लो। और मैंने तो भैया हजारों बच्चे सिलेक्ट कराए, मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, उतने से काम हो जाता है। बहुत रात नहीं जागना, हमें बहुत रातें तपस्या नहीं करना कि महादेव को प्रश्न करना है। महादेव को प्रश्न नहीं करना है, सवाल ठीक करने हैं। बहुत छोटी सी बात है। आप दिन के 3 घंटे इधर और 3 घंटे घर पे, जय हिंद जय भारत, 6 घंटे से अलावा कुछ नहीं पढ़ना, 1 मिनट भी। उससे ऊपर पढ़ोगे वो आपका कैलिबर होगा, वो आपकी फर्निशिंग होगी। सुन पा रहे हो? इतनी मेहनत कर पाओगे कि नहीं? अच्छा चलो, एक बात। दूसरी बात, इस एग्जाम का पोर्टफोलियो तुमको पता है पूरा? सर ने बताया भी कि कैसे एग्जाम होगा, प्री में क्या है, मेंस में क्या है, कहां से कितने सवाल हैं, सर ने बता दिया? नहीं बताया? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, मैं पूरा ही बता देता हूं, कोई इशू? मैं पूरा बता देता हूं, सुनो। एसएससी सीजीएल 2024 की हम बात कर रहे हैं बेटा। एसएससी सीजीएल 2020, देयर इज नो नीड टू राइट, फर्स्ट यू हैव टू लिसन, बिकॉज दिस विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू। जो भी मेरे हाथों लिखा जा रहा है वो सब कुछ आपको मिलेगा, डोंट वरी। ये सारी फाइल यहां पर सेव होती हुई जाएंगी अपने आप, और ये पीडीएफ आपको रेडीमेड मिलेंगी। मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको, शायद सर ने बताया है कि नहीं, कि आपकी इस वक्त लाइव क्लास ऑनलाइन भी चल रही है। आपके पास, यू आर जस्ट टेकिंग द एडमिशन इन द ऑफलाइन, और उसके साथ आपको ऑनलाइन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर इज नो नीड टू पे एनीथिंग एल्स। ये पूरा सिस्टम लग रखा है, ये इसलिए लगा रखा है कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन के जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे मिलने चाहिए। ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि टीचर ने जो पढ़ाया है वो हमारे मोबाइल में, हमारी जेब में है।
हम कभी भी खोलेंगे, कभी भी देखेंगे, 1000 बार देखेंगे। ऑफलाइन में सामान्यतः क्या होता है, टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चा पढ़ के चला गया, अब बच्चे के पास पता नहीं कि सर ने वहां कैसे बताया था, तुरंत देखो मोबाइल खोल के। जो कुछ भी मैं यहां बोल रहा हूं इसको तुम हजारों बार सुन सकते हो अपने फोन पर। तो ये ऑनलाइन बैच भी आपके पास है और ये पूरे साल भर रहेगा आपके पास, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी यहां बोला जा रहा है, जो कुछ भी यहां लिखा जा रहा है, सब कुछ आपके पास है। ये उन बच्चों के लिए और बेनिफिट करता है कि जो बच्चे कभी अनफॉर्चुनेटली कोई इशू हो गया, कुछ कारण हो गया, नहीं पहुंच पाए क्लास में, तो वो अपने घर पे ही तुरंत क्लास चलाएं, लाइव चलती हुई मिलेगी। जो यहां चल रहा है वही घर पे चलता हुआ देखेगा। है फायदे की चीज एक। दूसरा, ऑनलाइन के कुछ ड्रॉबैक हैं, इसलिए हमें ऑफलाइन पे आना ही पड़ा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डाउट का। डाउट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम चाहे 1000 कोशिश कर लें, इतने बच्चों की डाउट हम ले ही नहीं पाते। पूरी कोशिश करने के बाद भी संडे को भी 4 घंटे लगाएंगे, खुद लगेंगे, टीचरों को भी लगाएंगे और कुछ इंतजाम करेंगे, उनके क्वेश्चंस मंगवाएंगे, उनके क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मंगवाएंगे, उसके बाद भी हर एक बच्चे को हम संतुष्ट नहीं कर पाते। ऑफलाइन में यह है, मैं अक्सर बच्चों से बोल देता हूं पहले ही दिन, और आपका पहला ही दिन है, मैं बोल भी देता हूं कि आपको मैं कहीं भी दिख जाऊं, क्लास में तो दिखूंगा ही दिखूंगा, आपको मैं रोड पे दिख जाऊं, तुरंत पकड़ लो, सर ये सवाल बता दो। आपको मैं कहीं पर दिख जाऊं, मुखर्जी नगर घूमता हुआ दिख जाऊं, मेट्रो में चलता हुआ दिख जाऊं, तुरंत आप अपना टारगेट सेट रखो, हमें सर से ये पूछना है। मुझे कभी भी ऑकवर्ड नहीं लगता और कभी इरिटेट नहीं होता, मुझे बड़ा मजा आता है बताने में। क्यों? सच में एजुकेशन वही है कि जो चीज बच्चे को समझ नहीं आई वो समझा दो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अक्सर मैं बच्चों से मजाक में भी कह देता हूं, मैं कहीं भी घूम रहा हूं, किसी के साथ भी घूम रहा हूं, अपने टारगेट पे रहो तुम। आओ सर प्लीज ये बता दो, देखो ही मत कौन है साथ में। अरे तुम्हें क्या मतलब उससे? कहीं भी डाउट पूछो, कोई रोक टोक नहीं, जहां भी दिखूं तुरंत कॉपी निकालो, सर ये डाउट बता दो। क्लास में तो बताऊंगा ही प्रॉपर, क्लास स्टार्ट होने से पूछो, क्लास में पूछो, क्लास के बाद पूछो। बेटा सारा खेल तो डाउट का है। वंस योर डाउट इज क्लियर्ड, इट मींस द टॉपिक और कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर्ड। तो सबसे जरूरी चीज वो है कि आप 1 to 1 टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। इतनी सी भी दिक्कत आएगी आप तुरंत पूछोगे आके, बोलो हाँ या ना, सोचती नहीं, हाँ या ना। हाँ, नौकरी चाहिए ना, बनना चाहते हो, पता बनना चाहते को भी दबी आवाज में बोल रहे हैं, चल चल, अरे अच्छे से बोलो। हाँ, क्या बनना चाहते हो? जीएसटी इंस्पेक्टर और सीबीआई इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज और अब सुनो, मुझे सारी चीज बतानी पड़ेंगी तुमको। सीजीएल ये 2 टियर एग्जाम है। मैं इतना आशावादी टीचर हूं, इंग्लिश में जिसको ऑप्टिम क्या बोलते हैं, हाँ मैं इतना आशावादी हूं और उसको समय समय पे प्रूव भी करता हूं मैं कि सर कैसे। मेरे बच्चे ऐसे, मैंने एक बार कसम खाई 2014 में कि मैं मैथमेटिक्स में पूरे के पूरे नंबर लेके आऊंगा इस बच्चे के, अब की बार कुछ भी हो जाए। सुमित राणा, मैंने उसको पकड़ा, बहुत अच्छा बच्चा था मैथमेटिक्स में, और सीजीएल मेंस में 200 नंबर का पेपर आता था मैथ का, तो 200 नंबर का मैथ ही मैथ आता था मेंस में। 2 ही टॉपिक, 2 ही सब्जेक्ट आते थे, मैथ और इंग्लिश। 200 नंबर की इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ। वो इतना अच्छा था क्या पूछूं, और उसके भी मन में ये आग लगी थी कि सर मुझे पूरे नंबर लेके आने हैं, मुझे प्रूव करना है। मैंने भी उसके साथ मेहनत की। क्यों? बच्चा मेहनत करेगा तो टीचर अपने आप ही करेगा।
लास्ट के 15 दिन मैंने उसे अपने पास अपने घर पे रखा। स्थिति यह हुई कि वो इंडिया का पहला बच्चा था जिसके 200 में 200 नंबर आए थे। अभी गुजरात में पोस्टेड है वो। मैं इतना आशावादी टीचर हूं। अक्सर सामान्यतः टीचर क्या सोचता है, 200 में 190 आ जाएंगे, 180 आ जाएंगे बच्चे के। अरे 200 में 200 क्यों नहीं आएंगे? 200 में 200 भी आएंगे। और आए तब लोगों को पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जो आपकी अप्रोच को पॉजिटिव रखे, अभी आप क्या कर सकते हो आपको पता ही नहीं होगा। मुझे पता है, क्योंकि आप जैसे बच्चे पहले दिन ऐसे ही मासूम से बैठे हुए मिलते, फिर वो तहलका मचाते आगे चल के। बस साइकिल में रहना है। साइकिल का मतलब बस रोज क्लास रिवीजन, रोज क्लास रिवीजन, रोज क्लास रिवीजन नोट्स, बस इसी पे टिके रहो। बूंद बूंद उठाओ रोज। ये सोचना ही मत 3 दिन का मैं 1 दिन में पढ़ दूंगा पूरे दिन लग के। कभी नहीं कर पाया कोई, ना आप कर पाओगे। एक विशेष साइकिल तैयार मत करना अपने लिए। ये पहला दिन है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। चाहे मैं दिन का यहां पर 10 क्वेश्चन कराऊं, आप 10 को ये मान के चलो कि ये पढ़ना है, रिवीजन करना है और छाप लेना है इधर। रोज कर ले जाओगे। अदरवाइज लोग तो हर प्रकार के होते हैं। रोजाना अपना एवरेज जोड़ेंगे, रोजाना अपना जोड़ेंगे, इतने नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हमेशा असफल होते हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे जीवन के किसी भी हिस्से में हो। पहले वो जो सोचते बहुत है पर करते ही नहीं, उनका फेल होना तय है। और दूसरे वो जो करते बहुत है पर सोचते ही नहीं। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आने हैं, इतिहास के। हमने पूछा बेटा क्या पढ़ रहे हो? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर। 15 दिन बाद फिर पूछा सर एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है, फिर मिडिवल पढ़ेंगे। अरे उल्लू, तू पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है, लेकिन आना ही नहीं एग्जाम में। जो एग्जाम में आना है उसको पकड़ो ना, ज्ञान बाद में समेट लेना हिस्ट्री का। कि मिडिवल हिस्ट्री, फिर 15 दिन बाद पूछा कि सर आज हम अजात शत्रु की ओर पहुंच गए हैं। अरे तेरे जीवन में शत्रु घुस गया, उसका क्या करेगा? कि औरंगजेब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। अरे मार उसको, वो पहले ही मर गया, तू उसको जबरदस्ती जिंदा किया घूम रहा है। टाइम दे ज्योमेट्री पे, टाइम दे प्रॉफिट एंड लॉस पर, टाइम दे प्रीपोजिशन पर, टाइम दे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पर। जो चीज आनी है उस पर टाइम दो, नरेशन पे टाइम दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे टाइम दो, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे टाइम दो। जीएस के तो टीचर अपने आप ही करा देंगे, और जीएस तुम कितना भी कर लेना तो भी तुमको लगता है कि तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मैं यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू फेस किया है मैंने, जब क्योंकि भाई जीएस का इंटरेस्ट रहता है यूपीएससी वाले को हमेशा। और तो जैसे ही पेपर होता है सबसे पहले मैथ से पहले मैं जीएस देखता हूं, बैंड बज जाती है सवाल देख देख के। कहां से पूछ लिया ये, क्या पूछना चाहता है ये, पागल है, बच्चे को कहां से आता होगा ये। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीएस को इग्नोर करो, जीएस को टीचर के हिस्से छोड़ो। मेरी बात सुन रहे हो? जीएस को किसके हिस्से छोड़ो? टीचर के। ज्योग्राफी वाले टीचर अलग होंगे, हिस्ट्री वाले अलग होंगे, इकोनॉमिक्स वाले अलग होंगे, वो अपने अपने हिस्से का बेस्ट पढ़ाएंगे। उसी को तैयार करो, उसी का रिवीजन करो। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश में लगाओ एफर्ट। बच्चा उसकी भरपाई इधर करता है, अब तुम उसकी भरपाई उधर तो कर नहीं पाओगे, चाहे कितना भी पढ़ लेना, फिर तुम इधर से भी चले जाओगे। तो इसलिए सिस्टमैटिक ढंग से और स्ट्रेटजी से पढ़ना है। सिलेक्शन की अप्रोच तो यही है। बाकी फिर वही बात आ जाएगी, मेहनत तो बहुत करते हैं पर सफल नहीं होते। उसका कारण यही है, सोचते नहीं है। तो सोचो, सबसे पहले भाई किसी टारगेट को भेजना है तो टारगेट सेट करना पड़ता है कि नहीं उठाया और कोई ना कोई तो लगेगा ही। कितने मारोगे? एक भी नहीं लगेगा। 50 तीर मार लो, एक नहीं लगेगा। इसलिए पहले सोचना पड़ता है। जिस रास्ते हमें जाना है उस रास्ते के बारे में पता करना पड़ता है। भले ही गूगल मैप से पता करना पड़ता है, पर पता तो करना ही पड़ता है। तो जो पता करने वाली प्रोसेस है, ये दुनिया की कोई मशीन, कोई डिजिटल दुनिया खत्म नहीं कर सकती। वो तो पता ही करना पड़ेगा। चलिए भाई आ जाओ।
तो मेरे प्यारे बच्चों, टीयर 1 और टीयर 2, इसी को हम लोग प्री और मेंस बोलते हैं। बाबू क्या बोलते हैं? प्री और मेंस। प्री और मेंस बोलते हैं, ठीक है? लिखना नहीं है, बस सुनते रहना है। प्री में आपका एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बेटा कितने? 100, और 200 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 200 का। इट मींस ईच कैरी 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे? 2। ठीक है, 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा और उसके 4 सेक्शन होंगे। बेटा कितने सेक्शन होंगे? 4, 25-25 करके। 25 आपके मैथ के, 25 आपके इंग्लिश के, 25 आपके जीएस के और 25 आपके रीजनिंग के। बोलो ठीक है? और इसकी टाइम अवधि 1 घंटे होगी, मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट 1 सेकंड भी नहीं होगी, कंप्लीट 60 मिनट का समय होगा। विद इन 60 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 60 मिनट, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन के लिए 40 से 42 सेकंड का ही समय है। कितना? 40 से 42। Within 40 seconds, you have to read the question, you have to solve the question, you have to hit the question and tick the question and just reach on the next one. Within 40 seconds, you have to make the strategy for each and every question with timing. पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं, एग्जाम में गए, बाहर निकले, हाथ तो सब रहते, कर ही नहीं पाए। कैसे कर पाओगे? क्योंकि जो कर पाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। वो एक एक मिनट एग्जाम की कम करने के लिए 10-10 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चीजों को सही से पकड़ना होगा। हमें यहां पर आपसे फीस लेके कोचिंग नहीं देनी, हमें आपसे यहां से फीस नहीं लेके आपको नौकरी देनी है भाई। इसलिए इतनी मेहनत लगती है हमसे। हम अपनी फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते। सब गरीब के बच्चे हैं, सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, सब किसान के या छोटे परिवारों के बच्चे हैं। बड़ी मुश्किल से मुखर्जी नगर को अफोर्ड करते हैं। इनके पैसे के साथ दोहन करेंगे ना, तो वो ईश्वर बैठा देख रहा है, वो माफ नहीं करेगा। वो कल हमारे बच्चों के साथ कर देगा ये खेल। तो भैया हमें लगता है डर, हम यहां खड़े होंगे, पूरी मेहनत से खड़े होंगे और पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे। और आपसे बस विश्वास में यही बात कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सही जगह हो और सही लोगों के बीच हो, सही सोच वाले लोगों के बीच हो, जिनका काम पढ़ाना नहीं, जिनका काम आपका सिलेक्शन कराना है। देखो बेटा, तो 25-25 हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर के हो गए और 1 घंटे का टाइमिंग हो गया। और 1/4 की नेगेटिव। कितनी नेगेटिव? 1/4 की। ठीक है, इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। ओके? अच्छा, दूसरी बात, पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अब है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। बाबू क्या है? क्वालिफाइंग नेचर। मतलब बस आपको क्वालिफाई करना है। ये पहले क्या होता था कि पहले जो एग्जाम होता था 2020 में, 2021 में भी, हाँ 2021 में भी, 2019 में भी, या उससे पहले, इनके भी नंबर आगे जुड़ते थे। क्या पता है ये बात तुम्हें? आप में से किसी को पता है कि इसके भी नंबर आगे जुड़ते थे? ये नंबर आगे जुड़ते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, इसकी कहानी यहीं तक है। कमाल की बात यह है कि मेहनत लगेगी। क्यों मेहनत लगेगी? क्योंकि हर बार एसएससी ने 11% बच्चे पास किए थे। हर बार। जैसे 30 लाख बच्चा बैठा है तो लगभग 3.5 लाख प्री पास करा दिया, 10 से 11%। अब की बार 60.5% ही कराया है। क्यों? क्योंकि उनका सीधा उद्देश्य है कि मेंस में हमें भीड़ नहीं चाहिए। मेंस में हमें भीड़ नहीं चाहिए, मेंस में टू द पॉइंट बच्चा चाहिए। क्यों? आपका प्री का एग्जाम होगा कई दिनों में, लगभग 15 दिन चलता है।
आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। 3-3 शिफ्ट हो गई तो 7-8 दिन में हो जाता है। 2-2 शिफ्ट हो गई तो 15 दिन लग जाते हैं। सारा ऑनलाइन है। लेकिन मेंस एक ही दिन होता है और एक ही पेपर होता है, इसलिए उनको भीड़ नहीं चाहिए। क्योंकि मेंस में अगर 2 दिन पेपर हुआ तो 2 अलग अलग पेपर बनाने पड़ेंगे, तो पहले बच्चे के साथ और दूसरे बच्चे के साथ किसी न किसी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो इस बार एसएससी ने अपने अंदर फिर से परिवर्तन किया, और इस बार अगर पता हो, अभी मेंस का पेपर होके गया है, एक ही पेपर था, और इस बात से हम बड़े संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा काम किया। न स्केलिंग लगती है, नॉर्मलाइजेशन लगती है, पता नहीं क्या क्या लगती है, बच्चे की जिंदगी खराब होती है। अब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है। अरे सुन पा रहे हो? इसका मतलब जो तैयारी करके जाएगा वो हिट करेगा, तो इसलिए वो भीड़ आगे कम बढ़ाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर 15, 20, 30 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, तो आप 2.5-3 लाख बच्चों को प्री पास करने की पूरी उम्मीद लेके चले कि 2.5 लाख बच्चे तो पास होंगे ही होंगे। ये रहा आपका प्री का। कैसा है? कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर। अब आते हैं मेंस। मेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, पर मैं आपको समझा लूंगा। इधर देखो, मेंस में 3 आपके इन्होंने मोड बना रखे हैं, जिनको मॉड्यूल करके नाम दे दिया है। आप मॉड्यूल को जाने दो भाड़ में, मेरी भाषा में समझो। मास्टर हमेशा अच्छी भाषा में समझाता है जिससे सबको समझ में आ जाए। आप ये कहो, एक ही पेपर के 3 हिस्से कर दिए हैं। पहले हिस्से में आपका मैथ और रीजनिंग आएगा, और इनके क्वेश्चन होंगे कितने? 30-30। बेटा कितने होंगे? अरे कितने होंगे भाई? 30-30। तो बताओ टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 60। और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो 180 नंबर का आएगा मैथ और रीजनिंग। बेटा 180 नंबर का क्या आएगा? मैथ और रीजनिंग। Each question carry 3 marks. There will be total 60 questions. So 60 multiplied by 3, it means you have 180 marks. Am I right or wrong? ठीक है सर, 180 नंबर हो गए। और इसकी ड्यूरेशन मेरे बाबू होगी 1 घंटे की। यानी जैसे ही आप मेंस देने जा रहे हैं, आप पीसी के सामने बैठे हैं, 1 घंटा जैसे पहला स्टार्ट होगा, आपके सामने 60 क्वेश्चन नाच रहे होंगे। कोई सा भी देख सकते हो, 50वां, 59वां, 53वां, 40वां, 42वां, 35वां, पहला, तीसरा, कुछ भी। उसमें 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के। ये 1 घंटे तक आपके सामने रहेंगे। आगे का कुछ नहीं देख सकते आप। और जैसे ही आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा, ये अपने आप लॉक। आप बैक भी नहीं देख सकते। अगले 2 फिर से खुल जाएंगे, और इसमें आपका होगा जीएस और इंग्लिश। बेटा क्या होगा? जीएस और इंग्लिश। वो फ्रीज हो चुका है। अब तुम्हारे मन में आए, अरे अरे उसका वो आंसर नहीं है, और दूसरा घंटा स्टार्ट हो गया, तो गया भाड़ में। कुछ ना कर सकते रहो, फपे आते रहो, कुछ ना होना। पहले ही करना है 1 घंटे में जो करना है। ये कंप्लीट लॉक हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। बताओ कितने? इसके 25 क्वेश्चन और इसके 45 क्वेश्चन। 25 और 45 कितने हो गए बोलो? 70। ईच कैरी 3 मार्क्स, मतलब हो गए 210। कितने हो गए? 200। इसका भी टाइम 1 ही घंटा है। अब आपका एग्जाम 2 घंटे चल चुका है, अभी खत्म नहीं है। और 2 घंटे के बाद यह भी लॉक हो जाएगा और तीसरा खुल जाएगा। और तीसरा खुलेगा, वो है कंप्यूटर। बेटा कौन है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। ईच कैरी 3 मार्क्स, मतलब 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा, और इसके लिए टाइम 15 मिनट अलॉट है। कितना अलॉट है? इसका मतलब मेंस का पेपर देने जाओगे तो 2.25 घंटे का पेपर है आपका। 2.25 घंटे में पहले घंटे में मैथ और रीजनिंग खुल के आएगी, अगले घंटे में आपकी इंग्लिश और जीएस खुल के आएगी, और लास्ट की 15 मिनट में आपका कंप्यूटर खुलेगा। मेरी बात को सुन रहे हो?
और एक चीज यहां समझ लो, बहुत कमाल की बात, दिस इज द क्वालिफाइंग पेपर। ये कैसा है? क्वालिफाइंग। और ऊपर के दो हिस्से क्वालिफाइंग नहीं है, सारी मेरिट इनसे बननी है। ये बात किसी को पता थी पहले से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मेरिट आपकी 390 नंबर पे बननी है भाई। आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी 390 विल डिसाइड। आपको कौन सा स्टेट मिलेगा 390 विल डिसाइड। आप कहां पर कितनी दूर पटके जाओगे 390 विल डिसाइड। ये क्वालिफाइंग है। कमाल की बात यह है जो बच्चे ने बोला कि जब आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी तो पहले ये 20 सवाल चेक होंगे। जो 20 में क्वालिफाई नहीं कर पाया उसका ये चेक होगा ही नहीं। क्या बांध रखा है बेटा, हिलने ना देंगे। कितना खतरनाक लेवल से सेट कर रखा है, देख रहे हो। नंबर देंगे नहीं, पर इसके बगैर हम आपको घर में घुसने भी नहीं देंगे। टोकन कार्ड यही है। इसका मतलब दोज स्टूडेंट्स हु विल नॉट क्लियर दिस एग्जाम, समझ ले उनका खेल खत्म, चाहे इधर वो पूरे 390 क्यों ना कराए हो। आप कहोगे सर क्वालिफाइंग कितना, ये बता दो। 6 सवाल। कितना? कितने सवाल? अरे 20 में यार 6 तो कर ही लोगे। इतना सारा कंप्यूटर जेब में लेके घूमते हो तुम, इसी में से तो पूछेगा, अलग से थोड़ी पूछेगा। वो कह देगा बताइए सीपीयू का क्या काम होता है, 4 ऑप्शन डाल देगा। कोई आइकन बना के दे देगा, बताओ ये डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है। कुछ भी बना के दे देगा, वो आपका कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर की क्लासें आपको सारी इसी में अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी, कोई अलग से पैसे नहीं देने। एक और बात, ये जो बैच है वो आपके इस एग्जाम के लिए नहीं है, कंप्लीट के लिए है। दिस इज प्री कम मेंस एग्जाम। और इस एग्जाम में, सॉरी इस बैच में ऐसा नहीं, बहुत तगड़ी भीड़ है इसमें। आज पहला दिन है, दिवाली के बाद छठ पूजा के, आज कल ही तो खत्म हुई है। तो इसमें बहुत लिमिटेड एडमिशन हम लेंगे, हम उससे ज्यादा एडमिशन पे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर बैच बनाना होता है। जरूरत पड़ेगी तो दूसरा बनाएंगे। ये पहला दिन है, पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप ये ना सोचे कि शायद इतने ही बच्चे रहेंगे, पूरा भर जाएगा। ये इतने बच्चे होंगे, सारे होंगे, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी थी, डिमांड भी थी कि यादव सर का बैच दूसरा आना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे बैच पैक हैं बिल्कुल। सुबह के बैच में अगर जाओगे तो 300 बच्चे भी हैं, 280 बच्चे भी हैं, तो बैच पूरा पैक है, बैच में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना टाइम खराब ना करें। यहां पर एक लिमिटेड समय तक ही एडमिशन होते हैं, और विद इन टाइम अगर आपका एडमिशन हो गया तो ठीक, ना फिर अगले के लिए आपको कह देंगे कि इस महीने स्टार्ट होगा। आ जाइए इधर। आपको यह समझ में आया क्या मैंने बोल रहा है? 390 नंबर पे सिलेक्शन होगा। एक और बात समझ लो, अब सर 390 पे ही सब कुछ होगा, तो ऐसी स्थिति भी तो हो सकती है कि 390 में 280 नंबर बहुत लोग ले आए। अरे 390 नंबर तो अभी तक किसी के आए ही नहीं, 2 साल हो गए। ठीक है, हाईएस्ट गया है तो 363 गया है, शायद 362 पॉइंट समथिंग एक लड़का गया है, और 357 पॉइंट समथिंग एक लड़की गई है, और दोनों ही कैरियरबिल के ही बच्चे हैं। ठीक है, तो 390 तो बहुत मुश्किल काम है। पर ये अब जैसे मैं कह दूं मैथ में सारे ही आ जाएंगे, तो मैथ की कह सकता हूं, जीएस की गारंटी कौन लेगा? प्रॉब्लम तो जीएस के साथ है। जीएस में पता नहीं कहां से उठा के सवाल ले आते हैं। ऐसा सवाल लेके आएंगे जो आप गूगल करो वो भी ना मिले, गूगल पे भी ढूंढने से नहीं मिलता, ये स्थिति होती है। हाँ सच में, आप देखो पिछले साल के सवालों को। तो बच्चा क्या करता है, ज्यादा मत्था उधर नहीं रगड़ के अपना मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में कवर करता है वो चीज। ठीक है, 390 नंबर में मान लो कोई बच्चा लेके आएगा 300 लेके आ गया, उसको पोस्ट कोई ना कोई मिलनी है। 390 में 300 नंबर एक बच्चा लेके आया, और एक बच्चा नहीं लेके आया, मान लो 10 बच्चे लेके आए। अरे क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? अरे बहुत आसानी से पॉसिबल है, हुआ भी अभी कई बार।
कि एक ही नंबर पे कई सारे बच्चे हैं। अच्छा, अब सपोज करो कि यहां तक की रैंक, यहां तक को इंस्पेक्टर बनाएंगे, आगे भाई साहब कुछ और बनाएंगे, और हमने देखा कि यहां तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, यहां तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, और आगे जाके जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। जीएसटी वाले से ऊपर मानते हैं अक्सर इनकम टैक्स को, लोगों की इनकम टैक्स ज्यादा प्रेफर रहती है, क्योंकि थोड़ा देखा ना समाज में माहौल होता है उसका। और मैं तो 3 बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बना था, 3 बार, ठीक है, एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर भी बना था, एक बार एग्जामिनर भी बना था, 3 बार तो मैं इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में बना था। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो आप, बोलो ठीक है, और इसके नीचे जीएसटी इंस्पेक्टर है, और आप रैंक में यहां हो कि सपोज करो ये रैंक नंबर दिस 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 दिस, और कमाल की बात सबके ही नंबर 310 है। तो सर कमीशन कैसे डिसाइड करेगा कि जब सबके ही नंबर सेम हैं, तो कैसे डिसाइड करेगा कि इसकी रैंक ऊपर और इसकी रैंक नीचे? कोई बताएगा कैसे करेगा? नहीं नहीं नहीं, यस, ही इज करेक्ट। फिर कमीशन डिसाइड करेगा जिसके मैथ रीजनिंग में ज्यादा नंबर हैं। अगर इसके मैथ में मान लो आए 30 क्वेश्चन हैं, और मान लो इसके नंबर आ गए मैथ में 73 और इसके आ गए 68, भले ही टोटल मिला के सेम हो, लेकिन ये ऊपर है। अरे कुछ सुन भी पा रहे हो? इसका मतलब अगर आप सेम नंबर पे आ जाते हैं, उस केस में मैथ और रीजनिंग के नंबर जोड़ के डिसाइड होगा कि कौन ऊपर और कौन नीचे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अरे बोलो ना भाई। अब सर ऐसी स्थिति आ गई कि मैथ और रीजनिंग के भी बराबर हो गए। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन डर है कि कुछ भी हो सकता है। आंकड़े तो चीज ही ऐसी है कि जिसके टोटल भी बराबर थे और मैथ रीजनिंग के भी बराबर थे, उस स्थिति में अल्फाबेटिकल लेटर डिसाइड करेंगे कौन ऊपर कौन नीचे। जिसके मम्मी पापा ने ए पे नाम रख दिया वो ऊपर, और जिसके मम्मी पापा ने जिसका नाम जेड पे रख दिया वो नीचे। मतलब अल्फा नहीं, सॉरी, मैं अभी और रुकता हूं। नहीं, ये भी नंबर नहीं आएगा, पहले एज आएगी। पहले एज आएगी कि जो उम्र में बड़ा है उसको ऊपर मेंशन किया जाएगा। कहोगे सर ये तो ना इंसाफी है, उम्र में बड़ा है उसको ऊपर क्यों? क्योंकि वो आप सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र ज्यादा है वो ऊपर, और जिसकी उम्र कम है वो नीचे। अब सर टोटल नंबर भी बराबर, मैथ रीजनिंग के बराबर, अल्फाबेटिकल भी बराबर, कि दोनों का नाम आयुष है, या 4 बराबर है, चारों का नाम आयुष है। फिर नहीं, पहले उम्र आ गई, पहले उम्र बराबर हो गई, फिर अल्फाबेट डिसाइड करेगा। ऐसा ना कभी हुआ है और ना ऐसा कभी हो पाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो यही कहता है, हम गणित के टीचर हैं, कि आप अगर पासवर्ड लगाते हो 4 डिजिट का पासवर्ड अगर लगाते हो तो पॉसिबिलिटी है 6000 बार में आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 6 डिजिट का पासवर्ड लगाते हो तो 1 मिलियन बार में आएगा रिपीटेड। अब कौन सी वो मिलियन बार में होगा वो पता नहीं है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। इसका मतलब ये समझ के चलिए कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के अल्फाबेटिकल का नंबर आ पाए। उम्र तो अलग अलग हो ही जाएगी, और जिसकी उम्र सेम होगी उसके नंबर अलग हो जाएंगे मैथ रीजनिंग में, और जिसके मैथ रीजनिंग में सेम होंगे उसके टोटल अलग हो जाएंगे। तो ऐसी एसएससी को कभी नौबत पड़ी भी नहीं है, और ऐसी आगे तक कोई संभावना भी नहीं है। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ योर एग्जाम। कंप्लीट क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाइंग, इनसे सब कुछ डिसाइड होगा कि आपकी पोस्टिंग कौन सी कहां पर होगी और कौन सी मिलेगी, इसी बेसिस पे। हाँ, जैसे आपने नंबर अच्छे ले आए हो, इंस्पेक्टर मिल गया,
और इंस्पेक्टर जितने भी मिले हैं उनमें भी आपके अच्छे हैं, तो आपका मन मुताबिक शहर या राज्य मिलेगा। उसमें भी कंपटीशन है, कंपटीशन में कंपटीशन है, कंपाउंड कंपटीशन है, ऐसे कह लो। समझ गए मेरी बात को? अभी आपके मन में क्या आ रहा होगा पता है, कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए, कहीं मिल जाए। लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाएगी ना, तब कहीं मिल जाएगी चीज को खत्म करने के लिए फिर से तैयारी करोगे। और ऐसे हजारों बच्चे हर बार करते हैं। मैंने भी मैंने भी यही किया था। 2011 के बैच में मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ, और आपको विश्वास दिला दूं 1.25 मार्क्स से, सिर्फ 1.25 मार्क्स से मुझे दिल्ली नहीं मिला था। 1.25 मार्क्स से मुझे दिल्ली नहीं मिला था। मुझे इसकी वजह से इतने किलोमीटर दूर जाना पड़ा था, मुंबई। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, इंग्लिश में मेरी एक मिसस्पेल्ड गलत हुआ था, ग्रामर की स्पेलिंग गलत हुई थी। अगर मैं उसको सही कराता, बताओ ये सही है या गलत? ये गलत है, यहां पर ए होना चाहिए। मैं ई वाले को टिक मारा आया था मिसस्पेल्ड में, उसी के चक्कर में इतना पीछे चला गया। आज तक दुख होता था कि भाई ये क्या पटक दिया, अरे तुम्हारे का ये सही हो जाता तो दिल्ली ही रहता। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, फिर मैं इंस्पेक्टर ही बन के रह जाता। कम से कम गजेटेड अफसर तो नहीं बन पाता, बनता तो रिटायर होता था, दो प्रमोशन के बाद बनता। इसका सीधा सा मतलब है ये सब डिसाइड करेगा। अगर एक बच्चा लेके आया 319 नंबर, उसे भी इंस्पेक्टर बना दिया भाई, इंस्पेक्टर पे वो भी फाइट कर गया। एक नंबर लेके आया 329, वो भी इंस्पेक्टर है। अब कहोगे दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ये भी इंस्पेक्टर है, ये भी इंस्पेक्टर है। ये दिल्ली में पोस्टेड है और ये जाके वहां नॉर्थ ईस्ट में किंग चांग चुंग चुंग चाव में फिर दोबारा से तैयारी करेगा अगली साल। ये नहीं मानेगा। क्यों? उसे लगेगा कहां फंस गए, हम तो रोज शाम को मोमोज खाने वाले, रोज शाम को घूमने और घुमाने वाले। यहां तो ना घूमने को मिल रहा ना घुमाने को मिल रहा, स्थिति खराब है। फिर वो दोबारा से मेहनत करेगा कि अपनी पोस्ट सुधारूंगा और फिर से दूंगा मैं पेपर। फिर वो दूसरों की पोस्ट खाएगा, एक पहले खा चुका है और दोबारा से उसको छोड़ के फिर किसी की खाएगा। ये मैं बच्चों से कहता हूं, अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं जो दोबारा पेपर दे रहे होते हैं, भाई एक ही बार मेहनत कर लिया करो, दूसरे की वैकेंसी मत खाया करो। एक तुम पहले से सिलेक्टेड हो और दूसरा उसको छोड़ के दूसरे की वैकेंसी खा रहे हो। ये सारी बातें अब हो गई इधर उधर की। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना है तो बताए, और किसी के मन में कोई दुविधा है तो बताओ, फिर मैं आऊंगा अपने कंटेंट पे। पूछ लो कि सर मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। और सुनो एक चीज और बता दूं, मुझसे कुछ भी पूछ लिया करो, कतई आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना है कि सर हैं। आप अपना बड़ा भाई करके ट्रीट करो, मुझे सर कहलवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सर कहो अच्छा है, आप अपने भाई की तरह कहो बहुत अच्छा है, आप अपना मुझे गार्जियन मानो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं भी किसी किसान का ही बेटा हूं, मैं भी मुश्किलों से निकल के यहां तक पहुंचा। आज आपकी बारी आई है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपकी मदद करनी चाहिए। हाँ जी बेटा, एसएससी से नहीं गया ना, मैं बता दूं। ऐसे मैं जब बिल्कुल +2 किया था, मैं पहले तो मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का स्कॉलर रहा हूं, वहां से मैं एनडीए में पहले ही हो गया। बहुत सारी नौकरियां मैंने आज तक करी हैं। मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। तो एनडीए के बाद मैं खड़गवासला में 1.5 साल रहा हूं, खड़गवासला में। वहां से आईएएस बनने के लिए मैं आ गया फिर छोड़ के। मेरा भाई इस वक्त आईपीएस है खुद, मुझसे बड़ा वाला। ठीक है, तो आईएएस बनने के लिए वो उसी टाइम पर उसका सिलेक्शन हुआ था, तो आईएएस बनने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, या इसमें क्या है, यहाँ 4 साल एकेडमिक करना पड़ेगा, 1 साल आईए में जाएंगे तब जाके लेफ्टिनेंट बनेंगे। अब तो लेफ्टिनेंट बनते, तब तो सब लेफ्टिनेंट बनते थे, सेकंड लेफ्टिनेंट। तो वो उसको छोड़ दिया। फिर मैं आ गया इस फील्ड में, इधर आके अपनी तैयारी करने लगा। फिर कुछ चीजें घटी, वो आपको बतानी की जरूरत नहीं है, वो घर का पर्सनल मैटर है। उसके बाद फिर मैंने एसएससी की तैयारी करी। एसएससी की तैयारी करी तो फिर मैंने सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद फिर से मैंने ज्वाइन नहीं किया 2010 को। 2010 में एन के रघुपति सर ने पहली बार इस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल को ऑर्गेनाइज किया। पहले एसएससी को कोई जानता ही नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। 2011 में मुंबई ज्वाइन भी किया। ठीक है,
फिर दिल्ली पाने के लिए 2012 मैंने फिर से दिया, फिर नहीं हुआ। उस साल दिल्ली में वैकेंसी 0 निकली इंस्पेक्टर की, ठीक है। उसके बाद फिर 2013 दिया। इस वजह से तो कई बार देना पड़ा। अल्टीमेटली मैंने पीएचडी भी कर ली, नेट जेआरएफ भी कर लिया। तो साथ ही साथ नेट जेआरएफ पीएचडी करने के बाद तब मेरा यूजीसी से सिलेक्शन हुआ, एसएससी से थोड़ी हुआ है। किस सब्जेक्ट में हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, वो आप मुझसे बाद में पूरा पूछ लेना, मैं पूरा ब्रीफ कर दूंगा। एसएससी से थोड़ी ना असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं यार। चलिए, हाँ तो मैं कहा ना कि मेरे बैच में मैं टीचर था, बाकी सब बच्चे ही थे। वो तो इसलिए दिया भरण पोषण के लिए कि कम से कम जीवन में नौकरी तो रहनी चाहिए ना। उसी टाइम पर शादी भी करी थी, तो पत्नी ने भी धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने आज तक खूब नौकरियां छोड़ी हैं, अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो हम तुमको भी छोड़ देंगे। तो मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी भाई, ये कारण था। बाकी तो मैं अपनी जिंदादिली से जीने वाला आदमी हूं। मुझे आज भी लगता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जीवन एक है, पूरा मौज लेनी चाहिए। सच बता रहा हूं मैं, ये मेरी खुद की सोच है। अभी आप जिस बैकग्राउंड से आए हो उसी बैकग्राउंड से निकला हूं, उससे निचले से निकला हूं। मैं सच बता रहा हूं कि आप जहां से अभी यहां आके बैठे हो ना, मेरे घर वालों के पास तो इतना भी नहीं था कि यहां भेज सकें। लेकिन हम भाइयों ने मेहनत करी, दुनिया बदली। अब चीजें ऐसी हैं कि फाइनेंशियल कोई इशू है नहीं, तो अब कुछ भी रिस्क ले सकते हैं। सारा रिस्क पैसे का होता है बेटा। माँ बाप कमजोर हो, घर में स्थिति खराब हो, तो फिर तो कोई सी भी नौकरी लग जाए। चपरासी वाले में भी एमबीए वाले बच्चे बैठते हैं, तो वो मजबूरी होती है। लेकिन सही कैलिबर और सही चीज तो उनकी वो है जो उन्होंने किया, उसमें आगे बढ़े। तो ये सब होता है। चलिए भाई, तो और किसी के मन में कोई डाउट है पूछ ले। सिलेबस आपका 8 महीने में कंप्लीट होगा। कितने महीने? 8 महीने में। और उसी के साथ साथ मैं आपका रिवीजन भी करवाते हुए चलूंगा कि जैसे आपका एक टॉपिक मैंने कराया बाबू, कितना? एक टॉपिक। सपोज करो मैंने परसेंटेज कराई, तो परसेंटेज कराने के बाद परसेंटेज की एक सीट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उस सीट का आप बैठ के क्लास में टेस्ट देंगे और उसका इवेल्युएट करके आप देखेंगे कि परसेंट का लेवल आपका कहां तक आ गया है। ठीक है, उसकी जो डाउट्स होंगी और परसेंटेज जो पढ़ा है उसकी जो डाउट्स होंगी वो साथ ही साथ कंप्लीट होके तब हम दूसरे टॉपिक की ओर मूव करेंगे। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? एक टॉपिक करेंगे, उसका रिवीजन भी करेंगे, उसका टेस्ट भी देंगे और उसकी डाउट भी लेंगे, तब जाएंगे अगले टॉपिक पर। इसमें किसी को बदलाव करने की जरूरत है तो बता दे कि सर मुझे लगता है ये और कर लो। इसमें आपका सजेशन हमेशा शर्म आते हैं। बताओ बेटा, है किसी के मन में या ठीक है? ठीक है ना? फिर एक टॉपिक करेंगे, उसकी सीट देंगे आपको, उससे प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट भी देंगे, उसके डाउट फंसेंगे वो मैं खुद कराऊंगा यहाँ क्लास में, फिर अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। सारे टॉपिक नीट एंड क्लीन क्लियर होते हुए जाएंगे। बोलो ठीक है बेटा? चलिए, सबसे पहला काम आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम मैथ का हर टीचर बोलता है, मैं भी बोल रहा हूं, पहाड़े याद करने होंगे आपको। बेटा क्या करने होंगे? पहाड़े। यू हैव टू लर्न द टेबल। अब पूछो कहां तक? पूछो तो सही, कहां तक कर सकते हो ये बताओ। कहां तक कर सकते हो आप ही बताओ। है 12 तक टेबल। मैं क्या बोल रहा था? हाँ पहाड़े कहां तक? 12 तक। अरे 10 ही कह देते यार, 12 कहने की जहमत क्यों उठाई? 20 तक आपको पहाड़े याद करने हैं और कंठस्थ करने हैं। कंठस्थ समझ रहे हो? कंठस्थ मतलब क्या होता है? आपको 17 का पहाड़ा याद हो सकता है, कंठस्थ नहीं है। 2 का पहाड़ा आपको कंठस्थ है। अब कहोगे सर ये कैसे? 2 का भी तो याद है। याद से बड़ी प्रक्रिया को कंठस्थ कहते हैं। 2 का पहाड़ा सोते में भी बोल दोगे, पर 17 का पहाड़ा सोच सोच के बोलोगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 17, 17 17 8 ऐसे करके।
और मैं तो कह रहा हूं चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, पहाड़े हिंदी में याद करे, बड़ा मजा आता है। भाई मैं भी तो कॉन्वेंट का ही रहा हूं। इंग्लिश में 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, ऐसा लग रहा है पूरा पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं। अजीब। हिंदी में याद करो, 17 8 19 छिक्के 15 छिक्के 16 सत्ते, ऐसे करके याद करके रखो। और ऐसे याद नहीं करना है 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 33, ना ऐसे नहीं। 16 8 16 सत्ते 19 छिक्के 19 चौके, ऐसे करके स्पीड में। इससे आपकी स्पीड बनेगी। एकदम से नहीं हो पाएगा। जैसे आप चाहो कि आज कर लो, आज नहीं होगा, लेकिन अभी आप पर बर्डन कम होगा। अगले 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक मैं आपके बेसिक सुधार रहा हूं। अगले 15 दिन तक आपका जो बीच का गैप है ना मैथ का, किसी ने 10th में छोड़ दिया, किसी ने 12th में छोड़ दिया, किसी ने कभी छोड़ दिया, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना अगले 15 दिन का काम है। अगले 15 दिन में एसएससी का बहुत कम सिलेबस चलेगा। अगले 15 दिन में वो चीज चलेगी जिससे आप सब एक जैसे हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर होती हैं, कि आखिर इम्प्रॉपर होती क्यों है, रिमाइंडर क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, फॉर्मेट थ्योरम किसे कहते हैं। यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आगे के सवाल ठीक होंगे। सारी चीजें, परसेंटेज का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पूरा अर्थमेटिक बिना परसेंटेज के हो ही नहीं पाता। इसका मतलब अगर आप कहो कि परसेंटेज के कितने क्वेश्चन आते हैं सर 30 में, तो मैं कहूंगा मुश्किल से 1। तो फिर आपको क्या लगेगा, परसेंटेज पढ़ो ही मत। लेकिन आप ये भूल गए कि अर्थमेटिक के जो 18-17 क्वेश्चन आने हैं वो बिना परसेंटेज के हो नहीं सकते। इसका मतलब एक ट्रेन है, एक ट्रेन की तरह, सीक्वेंस की तरह है कि ये पढ़ना पड़ेगा तब ये आएगा, और ये पढ़ोगे तब ये आएगा। इसका मतलब सबको बांध रखा है। आपकी मजबूरी है मेंस में कंप्यूटर का पेपर पास करना, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हर चीज को बांध रखा है। और आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है पता है आपको, एक ही सवाल में 3-3 कॉन्सेप्ट डाल दे रहा है। एक ही सवाल में एक छोटा सा सवाल देगा और उसमें 3 कॉन्सेप्ट डाल देगा। अब उसके लिए डेप्थ नहीं चाहिए, तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है। एक सवाल उसने टिक्नोमेट्री का डाल दिया, टिक्नोमेट्री में ही एलजेब्रा डाल दिया, एलजेब्रा में ही उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डाल दिया। ले भाई, उसने कह दिया कि साइन थीटा, उसने कह दिया कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा एपी में है। फिर उसने कह दिया कॉसेक की 6 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ले भाई, पहले तो उसने किस में कह दिया, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। अब पहले तो तुम्हें समांतर श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी के बारे में पता होगा तब आप टिक्नोमेट्री लगा पाओगे इसमें, और फिर कैलकुलेशन आएगी वो अलजेब्रा की होगी। इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, मीडियोकर रहना है कॉन्सेप्ट के साथ, और पढ़ना हर चीज है। आपके लगभग 47 टॉपिक हैं, आपको वो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। आप एक भी टॉपिक को ये कह के नहीं छोड़ सकते उसके सवाल कम आएंगे। परसेंटेज को छोड़ के दिखा दो दम है तो, कि उसका तो एक ही सवाल आएगा एग्जाम में, लेकिन परसेंटेज नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा। सबको पता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है, लेकिन यह बहुत कम बच्चों को पता होगा कि a+b का होल स्क्वायर ही a - b का होल स्क्वायर -4ab भी हो जाता है। सवाल इस पे बनना है। सबको पता है a² - b², एक ब्रैकेट में प्लस के एक ब्रैकेट में माइनस के होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं a² + b² क्या होता है, a² - b² तो पता है, a² + b² बताओ क्या होता है, तो फंस गए। सवाल यहां से बनेगा। मतलब आप पढ़ के आए हो ठीक है, लेकिन जो चीज आपने नहीं पढ़ी है सवाल वहां से आएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि आपको उसके लिए तैयार करके समझा के चलें। बोलो ठीक है। पहला काम पहाड़े याद करना है। क्या करना है, जल्दी बोलो, फिर से बोलो, पहाड़े याद करना है। 20 तक पहाड़े रट्टा मारो, कल जाके 10-12 तक कर लो,
अगले 2 दिन में और 2 3 4 बढ़ा दो। मैं तो कह रहा हूं खूब मस्ती से 2 3 दिन में याद कर लो। कर लोगे कि नहीं? अरे सही से बोलो, सोचती नहीं। हाँ, पाड़े याद करो, 30 तक स्क्वायर याद करो। कहां तक? कहां तक? यू हैव टू लर्न अप टू 30 ऑल द स्क्वायर्स। मैं 30 तक स्क्वायर के लिए कोई अप्रोच नहीं बताऊंगा। मुझे आती सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें आदत खराब नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं जो चीज आपके लिए सही है वो सीखो। 30 तक आपको स्क्वायर याद करने, और उसके आगे की सारी समस्याएं मेरी, मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। और हर हाल में आपको 20 तक क्यूब याद करने हैं। कहां तक? 20 तक। 3 काम आपके लिए हो गए। और आज मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम बहुत सारे टॉपिक का हिस्सा है। नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। और ध्यान रहे कि नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो है गेटिंग द स्क्वायर्स। गेटिंग द स्क्वायर्स यानी वर्ग ज्ञात करना। गेटिंग द स्क्वायर्स, वर्ग ज्ञात करना। पहले तो मुझे यह बताइए, वर्ग का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, वर्ग का मतलब बताओ मुझे। अरे बताओ ना यार। है स्क्वायर? अच्छा, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। वाह, हिंदी की चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, अब चीज हो गई। क्या आदमी का मतलब क्या होता है? मैन। तो मेरा घर कहां है? उसके घर के सामने। उसका घर कहां है? मेरे घर के सामने। दोनों का घर कहां है? आमने सामने। हाँ बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे। आपने चित्र बता दिया, मैं स्क्वायर बता रहा हूं। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, वो क्या है? सेम चीज का 2 बार मल्टीपल। जैसे इधर देखो, जैसे मैंने कहा इधर देखो, 15 का स्क्वायर। मैं बिल्कुल ये समझ के स्टार्ट कर रहा हूं, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूं वर्ग क्या है ये बताओ। इधर देखो, 15 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 15 इंटू 15। बोलो ठीक बात है। अच्छा, 27 का स्क्वायर क्या है? 27 इंटू 27। यानी समान चीज का 2 बार गुणा कर दो, उसे वर्ग कहते हैं। समान चीज का 3 बार गुणा कर दो, उसे क्यूब कहते हैं। समान चीज का 4 बार गुणा कर दो, उसको पावर 4 कहते हैं। इंडाइसिस भी बोलते हैं उसको। सुन पा रहे हो? तो सबसे पहले वर्ग का मतलब क्या होता है? कोई पूछे 15 का वर्ग कितना? 225। कोई पूछे 27 का वर्ग कितना? 729। कोई पूछे 79 का वर्ग कितना? गई भैंस पानी में। अब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जो समझा रहा हूं वो समझ में आया? 79 का स्क्वायर क्या होता है? 79 इंटू 79। पता नहीं है, पर वर्ग का मतलब यह होता है। तो इसका मतलब क्या है? गारंटी है, मुश्किल से इतना लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, आप पहले आंसर दे दोगे। कैसे? थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले। इधर आओ, मैं 2 तरह से आपको वर्ग सिखाऊंगा। एक 50 के नजदीकी नंबर और एक 100 के नजदीकी नंबर। बेटा किसके? 50 के नजदीकी नंबर और 100 के नजदीकी नंबर। लिखना नहीं है आपको, कुछ नहीं लिखना, बस सुनना है कि सर 50 के नजदीकी नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है। बेटा किसका? 50 के नजदीकी। बताओ 50 के नजदीकी में, ये बताओ 50 का नजदीकी है कि नहीं? अरे मुंह से बोलो। बताओ, ये भी 50 के नजदीकी है, ये भी 50 के नजदीकी है, ये भी 50 के नजदीकी है। बेटा बताओ, इसको भी हम 50 के, इसको भी 50 के, इसको भी 50 के, सबको 50 के नजदीकी कहेंगे। ये सारे नंबर 50 के नजदीकी हैं। हालांकि 50 के नजदीकी आपका ये भी है, 50 का नजदीकी आपका ये भी है, 50 का नजदीकी आपका ये भी है, सारे 50 के नजदीकी हैं। फर्स्टली वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ नियर अबाउट 50 नंबर, यानी 50 के नजदीकी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। तो एक लाइन अपने मन में हमेशा के लिए रट लो
कितना ज्यादा कितना कम, मुंह से बोलो, अच्छे से बोलो, कितना ज्यादा कितना, हाउ मच मोर एंड हाउ मच लेस। कि सर इस बात का क्या मतलब है? जबरदस्त मतलब है बेटा। अगर ये लाइन आपको याद हो गई, कितना ज्यादा कितना कम, तो इन सारे नंबर का स्क्वायर मौखिक हो गया। कैसे? सुनिए, जब हम 50 के नजदीकी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जुगाड़ के तौर पे लिख दिया है 25। कहां से आया, क्यों आया, इस गफलत में अभी नहीं पढ़ना है, अभी जो मैं कह रहा हूं उसको सुनना है बस। जब हम 50 के नजदीकी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारा 25 है। बेटा कौन है? 25। अब कहोगे सर इसका क्या काम है, अभी बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, यह 50 से कितना कम है? सब लोग बोलो। उसी का स्क्वायर कर दो। कर दिया? अरे कर दिया ना। बताओ 50 से कितना कम है? उसका स्क्वायर किया, कोई इसमें से 4 घटा दो, दैट इज इट। यानी जितना कम है उसी का स्क्वायर करो, उतना ही 25 से घटा दो, हमेशा आपको आंसर मिलेगा। मतलब क्लियर है? बताओ कितना कम है? 9 का स्क्वायर, 9 इसमें से घटा दो, 16। चिपका दो अगल बगल में बस। एक बार में हमें 2 डिजिट लिखने हैं। एक बार में कितनी डिजिट लिखने? 2। बताओ ये कितना कम था? यार सुस्ती में बहुत बोल रहे हो तुम, पूरी दम से बोली भारत माता की। इसीलिए इंडिया आ रही, तुम्हारी हरकतों से आ रही है, सही बता रहा हूं। लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हाँ अब तो हो ही जाएगा, 10 जीत गए। ऑस्ट्रेलिया को तो पहले भी मारा था, फिर कूटेंगे। 2 दिन हो गए डिप्रेशन से बाहर ना आ पाए हम तो अभी तक। सच बता रहे हैं, पेपर में खेल वाला प्रश्न पढ़ ही नहीं रहे, इतना टेंशन में, सच बहुत दिल से। मेरा जैसा आदमी 2003 में वर्ल्ड कप जब इंडिया हारी थी तब भी इतना ही डिप्रेस हुआ था, मुझे लगा 20 साल में मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। 2 दिन में ये पता चल गया मैं तो अभी बड़ा ही नहीं हुआ, मैं तो उतना ही हूं अभी भी। तब क्रिकेट ही छोड़ दिया था, अब क्रिकेट न खेलूंगा न देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर धीमे 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 रीइंस्टेट होते 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 सोच में बदलाव लाए। 2023 में फिर से भद्द पिट गई। अब 2 दिन से यही चल रहा है यार, क्रिकेट की कोई बात भी मत कर देना। मेरी दीदी लेक्चरर है, उनका फोन आया, पता है इंडिया हार गई। मैंने कहा फोन काटो, जब तक ये तुम्हारे दिमाग से सुरूर रहे फोन मत करना मुझे। अभी क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करना। ऐसा लग रहा है जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, सच बता रहे हैं। फिर यही तो कहते हैं उसके बारे में बात मत करना। अब देखेंगे। हाँ, भारत माता की। तुम्हारे का तुम ना बोलोगे। एक बार और बोले। अब देखो इज्जत पे आ गई ना, भारत माता की। हाँ, जब तक कैटालिस्टिक नहीं करा जाएगा तुम ना बढ़ोगे। यही खेल हुआ। ऑस्ट्रेलिया चुपचाप कान डाल के आई, उसने कहा चलो ग्राउंड में बताएंगे। एक बार तो तुम हरा गए हो, एक बार नहीं हराए गए। ऑस्ट्रेलिया को तो टूर्नामेंट होने से पहले भी हराया था। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, प्रेशर नहीं झेल पाए। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। बेटा कितना कम है? सब लोग मुंह से बोलो। तुम्हें अपनी अम्मा की कसम है, जरूर बोलियो। बताओ कितना कम है? 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16। जितना कम है वही 25 से घटा दो, तो 25 से 4 घटाओ 21। बताओ कितना कम है? 9 का स्क्वायर, 9 घटा दो 16। बताओ कितना कम है? 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 0 लगा के रखेंगे क्योंकि 2 डिजिट लिखनी है एक बार में। बेटा एक बार में कितनी डिजिट लिखनी है? 2। तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं, 09। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 3 का स्क्वायर 09 और 3 इसमें से घटा दो, दैट इज आंसर। बताओ कितना कम है? 2 का स्क्वायर 0, 4, 2 घटाओ, दैट इज आंसर। इधर देखो, ये ज्यादा है या कम?
कम है तो 25 से घटेगा और ज्यादा है तो 25 में जुड़ेगा। बताओ कितना ज्यादा है? 1 का स्क्वायर 0, 1 25 में जोड़ दो। बोलो ठीक है। इधर आओ, कितना ज्यादा? 6 का स्क्वायर 36, 6 25 में घटेगा या जुड़ेगा? तो जोड़ दो भाई, लो जी। बताइए कितना? बोलो। 7 का स्क्वायर 49। अरे 7 का स्क्वायर 40। अब 7 25 में जुड़ेगा या घटेगा? तो दैट इज 32। अब एक चीज आपके मन में चल रही होगी, यार ये 25 क्या है? क्या है इस 25 में? है क्या है सीमा सचिन में? लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा है लेकिन आंसर पूरे दे रहा है कि सर कैसे? बेटा इस लॉजिक को जानने के लिए बहुत मेहनत है पीछे। उस मेहनत में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। अब कहोगे सर क्यों 25 में जोड़ दिया, क्यों 25 में घटा दिया आपने? बेटा हमने 25 में जोड़ दिया, घटा दिया, उसके पीछे का कोई कारण है? थोड़ा सा जानना चाहो तो देख सकते हो कि जैसे मेरे सामने आ गया कि सर 53 का स्क्वायर बताओ, पूरी डिटेल ये कहती है, इसलिए लिख दो 50 प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो बताओ ए स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 25 दो, 3 का स्क्वायर 9। अरे ठीक है, और प्लस 2ab, 2 इंटू 50 इंटू 3। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये आया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अरे कुछ बोलोगे? तो ये कितना हो गया? 2509। अरे हो गया कि नहीं? अब देखो ये कितना हो गया? बोलो 300। अब ये देखो, ध्यान से देखना यहां पर। आखिर ये बताओ ये 3 किस में जुड़ रहे हैं? 25 में। वही तो मैं कर रहा हूं कि कितना ज्यादा है? 3 का स्क्वायर 09 और 3 किस में जोड़ दो? 25 में, तो 28 आ गया। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इसमें आपको इस डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों 25 में जुड़ रहा है। अरे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तो ये डिटेल आपको नहीं जाननी है, आपको तो सीधा मन में रख लो, अगर यही 47 होता तो 50 माइनस 3 करके यही 3 घट रहा होता, क्योंकि माइनस आ जाता। अरे क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहां रहना है कि 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ दो, 50 से कम है तो 25 से घटा दो। अरे क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? इसका सीधा सा मतलब यह हुआ मेरे बेटे, इधर देखो कि सर मेरे सामने नंबर आया 59। बोलो कितना ज्यादा? 9 का स्क्वायर 81 और 9 किस में जोड़ दूं? 25 में। लो जी आंसर हो गया। मेरे सामने आया, इधर देखो 42। बोलो ज्यादा है या कम? कितना? मुझसे बोलो, फिर से बोलो। 8 का स्क्वायर 64। अब बताओ 8 25 में जुड़ेगा या घटेगा? घटाओ। दैट्स आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। First of all, you have to look at the number, whether more and less. In case of less, it should be square and it should be reduced from 25. कहां से 25 आया, क्यों आया? ये आपके हिस्से का काम है? नहीं है, ये टीचर के हिस्से का काम है। आप मत आओ इस दुनिया में, न टीचर बन के रह जाओगे। आपको तो इंस्पेक्टर बनना है, आप वो बनो। हाँ या ना? तो इसका मतलब अब जैसे आ गया मेरे सामने कि सर 39, बताओ कितना कम है? बिन बिना के मत बोलो, अच्छे से बोलो। और 11 का स्क्वायर 121। हम तो 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, यहां तो 3 हो गए। यहां कितने हो गए? 3 हो जाने दो, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ 11 कम है, 11 किससे घटाओगे? घटाओ। 14।
तो आप 2 ही डिजिट ले सकते हो, ये इसके साथ जोड़ दो, दैट इज आंसर 1521। यानी जो आपकी तीसरी डिजिट है वो कैरी कर दो, वो हासिल में बढ़ा दो कि सर मेरे सामने आ गया कि 62 का स्क्वायर बताओ, बोलो कितना ज्यादा, भिन्न मिला के नहीं, अच्छे से 12 का 144, कैरी बन मानोगे? अरे कैरी बन मानोगे कि नहीं? चाहे वहां लिख लो चाहे अलग लिख लो, अलग लिख लोगे तो एक ही स्टेप में आंसर हो जाएगा, न 2 बार काम करना पड़ेगा, ये टाइम तो हर जगह बचाना पड़ेगा ना बेटा। कि सर बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, 144 में 44 लिखेंगे और एक कैरी कर गया। बताओ कितना ज्यादा था? 12। अब ज्यादा के केस में 25 में जुड़ता है और कम के केस में 25 से घटता है। तो बताओ 25 में 12 जोड़ियो, 37 और 1 38, दैट्स इट। अब सर कितना? तुम्हारी जितनी हिम्मत है उतना फैल जाओ, 31 का निकालो, 32 का निकालो, 37 का निकालो, 63 का निकालो, 71 का निकालो, 85, किसी का भी निकालो। आज चूंकि टाइम हो गया है, मैं कल बढ़ाऊंगा क्लास यहीं से आगे। बोलो ठीक है? सभी को राधे राधे।